अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है अ वॉइस इन द डार्क। एक साहब की आप बीती है अपनी ज़िंदगी के बारे में। एक चैप्टर आप उनका पढ़ने जा रहे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, और एक मुश्किल ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और उस मुश्किल ज़िंदगी में क्या क्या फ़ेस किया उसकी एक झलक ही आपको दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फिर एंड में हम इनको देखेंगे कि क्या इनके बारे में हम जानते हैं। सो अ वॉइस इन द डार्क। The snow was still deep and the mornings and evenings cold when, a week after this, we reached Ottawa. बर्फ़ अभी तक काफ़ी थी और सुबह और शाम दोनों ही सर्द थीं जब इसके एक हफ़्ते बाद हम ओटावा पहुँचे। तो कहीं से शुरू हुआ है, ये शुरू से शुरू नहीं हो रही, बल्कि किसी पॉइंट से इन्होंने बीच में से ये चैप्टर लिया है। This slow travelling was not at all to my liking. ये धीरे धीरे जो सफ़र चल रहा था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। टू माई लाइकिंग, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। नॉट एट ऑल टू माई लाइकिंग। एंड आई ऑफन परसुएडेड माई कंपेनियन टू मेक मोर हेस्ट टूवर्ड्स विनीपेग। और मैं अक्सर अपने साथी को कहता था कि मेक मोर हेस्ट की तरफ और रफ्तार बढ़ाई जाए अपने सफ़र की विनीपेग की तरफ, जो एक इलाका है। दिस ही एग्रीड टू डू, और वो मान गया इस बात को। So the next morning, we jumped our freight train, determined to hold it for the whole day. और अगली सुबह हमने जो है वो एक फ्रेट ट्रेन क्या होती है? वो ट्रेन जिसमें पैसेंजर्स नहीं जाते बल्कि सामान जाता है। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग जो गरीब होते हैं या जिनके पास पैसे नहीं होते, वो छुप के फ्रेट ट्रेन पे सवार हो जाते हैं ताकि वो सफ़र कर सकें। तो इन्होंने भी फ्रेट ट्रेन पे सवारी की और इनका इरादा था कि वो सारा दिन इस पे सवार रहेंगे, सारा दिन इसके साथ आगे चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली इट वॉज सिंपली अ लोकल ट्रेन एंड बीइंग वेरी स्लो, हैविंग टू स्टॉप ऑन द वे एट एवरी इनसिग्निफिकेंट लिटिल स्टेशन। लेकिन हुआ क्या, बदकिस्मती से ये एक लोकल ट्रेन थी। लोकल ट्रेन वो होती है जो हर छोटे मोटे स्टॉप पे रुकती है। तो ये बहुत स्लो थी और इसको रुकना पड़ रहा था हर इनसिग्निफिकेंट स्टॉप पे, हर इनसिग्निफिकेंट लिटिल स्टेशन पे, यानी एक बिल्कुल मामूली से मामूली स्टेशन जो होते थे उन पे भी इसको रुकना होता था। वी लेफ्ट इट एट अ टाउन कॉल्ड रेंफ्रू। रेंफ्रू एक टाउन आया, उस पर हमने इसको छोड़ दिया, तो बहुत स्लो जा रही थी। इंटेंडिंग दैट नाइट टू बीट अ फास्ट ओवरलैंड पैसेंजर ट्रेन which would convey us 4 or 500 miles before daybreak. और इरादा हमारा ये था कि हम उस रात को एक ओवरलैंड पैसेंजर ट्रेन, जो कि एक शहर से दूसरे शहर या एक सूबे से दूसरे सूबे जा रही होती है, उसको पकड़ेंगे, जो कि हमें पहुंचा देगी या हमें हमारा सफ़र करवा देगी 400 से 500 मील सुबह होने से पहले पहले। With this object we sat in the station's waiting room until evening. इस इरादे से हम स्टेशन रूम में बैठे शाम तक के लिए। एंड देन some 20 minutes before the train became due, we slipped out unobserved and took possession of an empty car. और फिर तकरीबन 20 मिनट पहले ट्रेन के निकलने से, ट्रेन के सफ़र शुरू होने से 20 मिनट पहले, हम खामोशी से किसी की नज़रों से में आए बग़ैर अपना सामान हमने उठाया और पहुंच गए एक एम्प्टी कार में। जो ट्रेन के केबिन्स होते हैं, ट्रेन के डब्बे होते हैं, उसको कार भी कहते हैं। स्टेशनरी सम डिस्टेंस अवे, ये जो खाली डब्बा था ये कुछ फासले पे खड़ा हुआ था, रुका हुआ था। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ होना। फ्रॉम विच प्लेस वी कुड सी द ट्रेन कमिंग एंड येट बी अनसीन फ्रॉम द स्टेशन प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये खाली डब्बे में जाके बैठ गए जहाँ से इनको ट्रेन आती हुई दिख रही थी, लेकिन ये लोग स्टेशन के प्लेटफॉर्म से किसी और को नहीं दिख रहे थे।
तो अभी वो ट्रेन नहीं आई थी जिसमें कि इनको बैठना था, एक और खाली डब्बा खड़ा था, ये उसमें जाकर बैठ गए। द ट्रेन वुड सून अराइव फॉर पैसेंजर्स वर ऑलरेडी पेसिंग द प्लेटफॉर्म। ट्रेन अब आने ही वाली थी क्योंकि जो मुसाफिर थे वो प्लेटफॉर्म पे इधर से उधर मूव कर रहे थे। पेसिंग का मतलब टहल रहे थे। द लगेज वॉज प्लेस्ड इन रेडीनेस, और जो उनका सामान था वो बिल्कुल तैयार था। एंड अ नंबर ऑफ क्यूरियस पीपल having nothing else to do had assembled here to see the coming and going of the train। और कुछ लोग जो थे वो तजस्सुस से भरपूर जो लोग होते हैं, देखना चाहते हैं क्या हो रहा है, कहाँ से ट्रेन आ रही है, कहाँ से जा रही है, महज देखने की खातिर। तो कुछ पुरतजस्सुस लोग जो थे, जिनको और तो कोई काम नहीं था, वो वहाँ जमा हो गए थे ट्रेनों के आने और जाने को देखने के लिए। एट लीस्ट वी हर्ड इट्स विसल, कम अज़ कम हमें उसकी सीटी की आवाज़ तो आ ही गई। एंड लुकिंग आउट वी सॉ द हेडलाइट इन द डिस्टेंस, और बाहर देखने पे हमने दूर से उसकी हेडलाइट नज़र आई। ड्राइंग नियरर एंड नियरर, और वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। इट सीम्ड इन टू द स्टेशन विदाउट मेकिंग इट स्टीम्ड इन टू द स्टेशन विदाउट मेकिंग मच नॉइस। अच्छा, स्टीम ट्रेन थी मे बी, इस वजह से स्टीम्ड का लुक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन्होंने, कि वो धुआं उड़ाती हुई आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के साथ स्टेशन में दाखिल हुई। फॉर द रेल्स वर स्लिपरी, देयर स्टिल बीइंग मच आइस एंड स्नो ऑन द ट्रेन ऑन द ट्रैक। अच्छा, खामोशी से इसलिए भी आ गई कि जो उसके ट्रैक थे वो स्लिपरी थे, तो उस पर ज़्यादा रगड़ की आवाज़ें नहीं आ रही थी। उसकी जो व्हील्स और जो ट्रैक होता है उसके दरमियान जो रगड़ की आवाज़ से एक छक छक की आवाज़ आती है, वो ज़्यादा नहीं आ रही थी, क्योंकि ट्रैक जो है वो स्लिपरी था, क्योंकि आइस और स्नो जो है वो अभी भी ट्रैक पे मौजूद थी। खम, आई सेड टू जैक, मैं जैक से कहा कि चलो। देयर इज़ नो टाइम टू लूज़, अब हमारे पास वक्त नहीं है। एंड वी क्विकली जम्प्ड आउट ऑफ द एम्प्टी कार, और जो खाली जो डब्बा था उसमें से हमने छलांग लगाई। द फास्ट पैसेंजर ट्रेन कैरीड अ ब्लाइंड बैगेज कार, इस तेज़ ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में एक ब्लाइंड बैगेज कार थी। बैगेज कार वो होती है जिसमें कि सामान लादा जाता है, और ब्लाइंड इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि उसमें खिड़कियां नहीं होती। विच मीन्स दैट द एंड नियरेस्ट टू द इंजन वॉज ब्लाइंड इन हैविंग नो डोर, और इसका मतलब ये था कि इंजन के करीब जो उसका हिस्सा था वहाँ पे कोई दरवाज़ा भी नहीं था। आवर ऑब्जेक्टिव वॉज टू सडनली अपेयर फ्रॉम अ हाइडिंग प्लेस, डार्कनेस being favorable, and leap on the step of this car, and from that place to the platform, this being done when the train was in motion, knowing that the conductor, who was always on the watch for such doings, rarely stopped the train to put men off, even when sure of their presence। हमारा इरादा ये था कि अचानक से सामने आएंगे, अपनी जो छुपी हुई छुपने की जगह है वहाँ से, और अंधेरा चूँकि हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि अंधेरे में किसी को कुछ दिख नहीं रहा, हम छलांग लगा के इस गाड़ी पे सवार हो जाएंगे, इस डब्बे पे सवार हो जाएंगे, अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मौजूद है वहाँ से। और चूँकि ये हम उस वक्त करेंगे कि जब ट्रेन चलना शुरू हो चुकी होगी। हालांकि हमें पता है कि कंडक्टर जो मौजूद है वो हर वक्त देखता रहता है इस तरह की हरकतों के लिए, लेकिन वो ट्रेन को बहुत कभी ही ऐसा होता है कि रोके लोगों को उतारने के लिए। हालांकि उसको पता भी चल जाए कि लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन चलती हुई ट्रेन को वो नहीं रोकता। इफ़ ही सॉ अस बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, लेकिन अगर ट्रेन स्टार्ट होने से पहले उसने हमें देख लिया, ही वुड सर्टनली टेक मीन्स टू प्रिवेंट अस फ्रॉम राइडिंग, तो वो ज़रूर हमें ऊपर चढ़ने से रोक देगा, क्योंकि टिकट वगैरह इनके पास है नहीं, मुफ्त में सफ़र करना चाहते हैं। वी हैड वंस टेकन पोजेशन ऑफ दिस कार When we had once taken possession of this car, no man could approach us until we reached the next stopping place। अगर हम एक दफ़ा इस गाड़ी पे सवार हो गए तो फिर कोई आदमी हमें रोक नहीं सकेगा, यहाँ तक कि वो कहीं रुकने वाली जगह पे जाके रुक ना जाए। Which would probably be 50 miles or much more, जो कि तकरीबन 50 मील या इससे भी ज़्यादा होगा, इससे दूर जाके रुकेगी। At that place we would dismount, conceal ourselves, and when it was again in motion, make another leap for our former place। इस मौके पे हम उतर जाएंगे और अपने आप को छुपा लेंगे, और जब ये दोबारा चलना शुरू करेगी तो एक और छलांग लगाएंगे अपनी पुरानी जगह पे वापस जाने के लिए, यानी इसी डब्बे पे सवार होने के लिए।
Of course, the engine and fireman could reach us. द इंजीनियर एंड द फायरमैन कुड रीच अस। हाँ, इंजीनियर जो है वो दूसरी तरफ के दरवाजे से हमारी तरफ आ सकता था या फायरमैन भी आ सकता था, बट दीज मैन वर ऑलवेज इनडिफरेंट। लेकिन ये लोग तो हमेशा इन मामलों में नहीं पड़ते थे। बीइंग इनडिफरेंट मीन्स उनको वो लाताल्लुक रहते थे इन मामलों से, एंड नेवर इंटरफेयर, और कभी इस मामले में दखल नहीं देते थे। देयर बिजनेस बीइंग अहेड इंस्टेड ऑफ बीइंग बिहाइंड ऑफ इंजन। उनका काम सारा का सारा इंजन के आगे की तरफ होता था, बजाय इससे कि वो देखेंगे इंजन के पीछे क्या हो रहा है। द ट्रेन विसल्ड ऑलमोस्ट बिफोर वी वर रेडी। हमारी तैयारी से कुछ पहले ही ट्रेन ने सीटी बजा दी। एंड पुल्ड स्लोली आउट ऑफ द स्टेशन, और आहिस्ते आहिस्ते स्टेशन से बाहर निकली। आई अलाउड माई कंपेनियन द एडवांटेज ऑफ बीइंग द फर्स्ट टू जंप, ओइंग टू हिज मेम्ड हैंड। मैंने अपने साथी को मौका दिया कि वो पहले छलांग लगा ले, क्योंकि उसका हाथ, ओइंग टू समथिंग मतलब इस वजह से, ओइंग टू हिज मेम्ड हैंड, क्योंकि उसका हाथ जो है वो ख़राब था। एक हाथ उसका ख़राब था, टूटा हुआ था, नहीं चलता था, नाकारा था। द ट्रेन वॉज नाउ गोइंग फास्ट एंड फास्ट। अब ट्रेन काफ़ी तेज़ चलती जा रही थी। एंड वी वर फोर्स टू कीप पेस विद इट, हम साथ साथ भाग रहे थे उसकी रफ्तार का साथ देते हुए। मेकिंग अ लीप ही कॉट द हैंडल बार एंड स्प्रैंग लाइटली ऑन द स्टेप। एक छलांग मारते हुए उसने जो है उसकी हैंडल बार को पकड़ा और उछल के उसके जो स्टेप था उस पर चढ़ गया। आफ्टर विच माई हैंड क्विकली टुक पोजेशन ऑफ दिस बार। उसके बाद मेरे हाथ ने उस बार को पकड़ लिया, उस डंडे को पकड़ लिया। एंड आई रैन विद द ट्रेन, लेकिन मैं उस ट्रेन के साथ साथ ही भाग रहा था। प्रिपेयर टू फॉलो हिज एग्जाम्पल, उसकी मिसाल को फॉलो करने के लिए, यानी मैं भी छलांग मार के स्टेप पे पाँव रखने के लिए तैयार था। टू माई सरप्राइज, इंस्टेड ऑफ एट वंस टेकिंग हिज प्लेस ऑन द प्लेटफॉर्म, माई कंपेनियन स्टूड थॉटलेसली इरेजल्यूट ऑन द स्टेप। बजाय इसके कि आगे बढ़ के वो अपने दोनों पाँव पर रख के अंदर की तरफ मूव करता, अपनी जगह बनाता प्लेटफॉर्म पे, मेरा जो साथी था वो किसी सोचे समझे बगैर ऐसी गुमसुम सा, थॉटलेसली गुमसुम सा, जैसे कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, वो स्टेप पे ही खड़ा रहा। लीविंग मी नो रूम टू मेक द अटेम्प्ट, और मुझे मौका नहीं मिला इस वजह से कि मैं ये छलांग लगा सकूं। बट आई स्टिल हेल्ड द टू द बार, though the train was now going so fast that I found great difficulty in keeping step with it. मैंने फिर भी बार को पकड़े रखा, हालांकि ट्रेन अब इतनी तेज़ जा रही थी कि उसके साथ देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आई शाउटेड टू हिम टू क्लियर द स्टेप, मैंने चीखा उसको, चीख की आवाज़ लगाई कि रास्ता दो, मुझे जगह दो। दिस ही प्रोसीडेड टू डू, और फिर उसने करना किया वेरी डेलिबरेटली, बहुत जैसे कि सोच समझ के कर रहा हो, जैसे फ्रीज सा हो जाते हैं लोग, उससे हिला नहीं जा रहा हो। आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत आराम आराम से कर रहा है। टेकिंग अ फर्मर ग्रिप ऑन द बार, और मजबूती से बार को पकड़ते हुए आई जंप्ड, मैंने छलांग लगाई। बट इट वॉज टू लेट, फॉर द ट्रेन वॉज नाउ गोइंग एट अ रैपिड रेट। लेकिन अब काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि ट्रेन अब काफ़ी तेज़ जा रही थी। माई फुट केम शॉर्ट ऑफ द स्टेप, मेरा पाँव स्टेप पे नहीं पहुंचा। एंड आई फेल एंड स्टिल क्लिंगिंग टू द हैंडल बार वॉज ड्रैग्ड सेवरल यार्ड्स बिफोर आई रिलिंक्विश्ड माई होल्ड। मैं गिरा और अभी मैंने हैंडल बार पकड़ी हुई थी, और मैं ट्रेन के साथ साथ घिसटता हुआ काफ़ी कई गज तक आगे गया, इससे पहले कि मैंने छोड़ दिया अपनी अपनी पकड़ को जो बार पकड़ी हुई थी। रिलिंक्विश मतलब छोड़ देना। एंड देयर आई ले फॉर सेवरल मिनट्स, वहाँ मैं कई मिनट तक पड़ा रहा। फीलिंग अ लिटिल शेकन, मैं काफ़ी हिल सा गया था, मतलब शॉक में था। वाइल द ट्रेन पास स्विफ्टली इनटू द डार्कनेस, जबकि ट्रेन तेजी से डार्कनेस में आगे चली गई, अंधेरे में चली गई। इवन देन आई डिड नॉट नो व्हाट हैड हैपेंड, उस वक्त भी मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ है। फॉर आई अटेम्प्टेड टू स्टैंड, फिर मैंने कोशिश की खड़े होने की, बट फाउंड दैट समथिंग हैड हैपेंड टू प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस, तो मुझे महसूस हुआ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। सिटिंग डाउन इन एन अपराइट पोजिशन, आई देन बिगेन टू एग्जामिन माई सेल्फ, जब मैं सीधा होकर बैठा तो फिर मैंने अपने आप को टटोलना शुरू किया। एंड नाउ फाउंड दैट द राइट फुट वॉज सिवेयर्ड फ्रॉम माई एंकल, कि मेरा सीधा पाँव मेरे टखने के पास से अलग हो चुका है। माई राइट फुट वॉज सेवर्ड, माई राइट फुट वॉज सेवर्ड फ्रॉम माई एंकल। सेवर्ड मतलब कट जाना, अलग हो जाना। दिस डिस्कवरी डिड नॉट शॉक मी सो मच एज द थॉट्स विच क्विकली फॉलोड। ये जान के मुझे इतना शौक नहीं लगा जितना शौक के आगे की सोचों को सोच के मुझे लगा। फॉर एज आई कुड फील नो पेन, आई डिड नॉट नो
but what my body was in several parts, and I was not satisfied until I examined every portion of it. क्या हुआ कि मुझे ये दर्द तो महसूस हो ही नहीं रहा था कोई, क्योंकि शॉक में जब होते हैं ना, कोई चोट लगती है, शॉक में होते हैं, तो उस वक्त आपको दर्द महसूस नहीं होता। तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि मुख्तलिफ जगहों से मेरी बॉडी मौजूद है या और भी कई जगह जगह से कट पिट गई है। तो मैं उस वक्त तक मुतमईन नहीं हुआ जब तक कि मैंने पूरे जिस्म को अपने एग्जामिन नहीं कर लिया, टटोल नहीं लिया। सीइंग अ मैन क्रॉसिंग द ट्रैक आउट शाउटेड फॉर टू हिम फॉर असिस्टेंस। एक आदमी को ट्रैक को क्रॉस करते हुए देखकर मैंने चिल्लाकर उससे मदद मांगी। ही लुक्ड वन डायरेक्शन देन अनदर, नॉट सीइंग मी इन द डार्कनेस। उसने इधर उधर देखा लेकिन अंधेरे में उसको नजर नहीं आ रहा था। एंड वॉज गोइंग हिज वे व्हेन आई शाउटेड अगेन। और वो वापस जाने लगा, लेकिन फिर मैं फिर चिल्लाया। दिस टाइम ही लुक्ड फुल माई वे। इस दफा उसने पूरा मेरी तरफ देखा। बट इंस्टेड ऑफ कमिंग नियरर ही मेड वन बाउंड इन द एयर, nearly fell, scrambled to his feet and was off like a shot from a gun। और बजाय इससे कि वो मेरी तरफ आता, उसने एक छलांग लगाई और फिर तकरीबन गिर पड़ा, और फिर उठ के वो ऐसे भागा जैसे कि बंदूक में से गोली निकलती है। दिस मैन वॉज सॉट आफ्टर फॉर सेवरल वीक्स बाई पीपल क्यूरियस टू नो हु ही वॉज। इस आदमी को लोगों ने कई हफ्तों तक जानने की कोशिश की कि कौन था, लेकिन ये नहीं मिला किसी को भी। एंड नो मैन केम फॉरवर्ड टू से आई एम ही। और कोई आदमी ऐसा सामने आया नहीं जो ये कहता कि वो मैं था। Having failed to find this man, people at last began to think I was under a ghostly impression। और जब किसी को ये आदमी नहीं मिला तो लोगों को का ये ख्याल है कि मैंने किसी घोस्ट को ही देखा था, ऐसा कोई आदमी वहाँ था ही नहीं। Probably that was the other man's impression। शायद दूसरे आदमी को भी ऐसा ही लगा होगा कि ये कोई भूत वूत है जो यहाँ पड़ा हुआ है। For whoever saw pity make the same speed as fear। कि किसने ऐसा देखा होगा कि किसी पे अफसोस या रहम आना जो है वो इतनी ही तेजी से आए जितनी तेजी से खौफ आता है। मतलब ये कि एक टांग कटे हुए आदमी को, जख्मी आदमी को पड़े हुए देखकर रहम आता है ना, तो रहम आके इंसान इतनी तेजी से मूव नहीं करता जितना खौफ की हालत में तेजी से मूव करता है। तो वो खौफजदा हो गया था, तभी भाग गया होगा। अनदर मैन आफ्टर दिस अप्रोच्ड। इसके बाद एक और आदमी आया। अच्छा, ये जो किसी दूसरे आदमी को ढूंढा था, इस आदमी को जो ढूंढ रहे थे, तो ये बाद की बात है जब इसको ले गए होंगे हॉस्पिटल, इलाज विलाज हो गया होगा, तो इसके कहने पे देख रहे होंगे कि कौन आदमी था जिसने कि इसको देखा जख्मी हालत में लेकिन मदद नहीं की। खैर, तो उसके बाद एक और आदमी आए, हु वॉज अ वर्कमैन ऑन द लाइन, जो कि इस ट्रेन लाइन की लेन पे जो है वो कोई कारीगर होगा। एट द साउंड ऑफ माई वॉइस ही सीम्स टू ही सीम टू अंडरस्टैंड एट वंस व्हाट हैड अकर्ड। मेरी आवाज़ सुन के वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। कमिंग फॉरवर्ड क्विकली ही लुक्ड ओवर मी। जल्दी से मेरी तरफ आया और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। वेंट अवे एंड इन अ मिनट और टू रिटर्न विद द असिस्टेंस ऑफ सेवरल अदर्स टू कन्वे मी टू द स्टेशन। फिर वो चला गया और एक दो मिनट में वापस आया बहुत सारे लोगों की मदद लेकर, ताकि मुझे स्टेशन तक ले जाया जा सके। अ नंबर ऑफ पीपल वर स्टिल देयर। कुछ लोग अभी वहाँ थे। सो दैट व्हेन आई वाज प्लेस्ड इन द वेटिंग रूम टू बाइट द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर, I could see no other way of keeping a calm face but before such a number of eyes, then by taking out my pipe and smoking, an action which I am told caused much sensation in the local press। तो इतने सारे लोग वहाँ थे। तो जब मुझे वहाँ वेटिंग रूम में लिटाया गया कि मैं डॉक्टर का इंतज़ार करूँ, मुझे कुछ और रास्ता नहीं मिला कि मैं अपनी शक्ल कैसे सीधी रखूँ। मतलब ज़ाहिर है दर्द हो रहा होगा, पाँव कट गया है तो कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। तो इतने सारे लोग जब मुझे देख रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आया कि अपनी शक्ल कैसे सीधी रखूँ। तो मैंने अपना पाइप निकाला, वो स्मोकिंग पाइप होता है, और स्मोकिंग शुरू कर दी। और मेरे इस एक्शन को जो है वो जो लोकल प्रेस था, जो अखबार वगैरह था, उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा है। सेंसेशन के मतलब ये कि उसमें सनसनीखेज अंदाज में लिखा है कि अजीब आदमी था, पाँव कटा हुआ था और पाइप पी रहा था। अब नीचे नोट लिखा हुआ है कि ये जो द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी W.H. डेविस लॉस्ट हिज फुट इन दिस एक्सीडेंट। इनका पाँव चला गया, ज़ाया हो गया। ही वॉज टेकिंग टू द हॉस्पिटल एंड लुक्ड आफ्टर वेल। इनको अस्पताल ले जाया गया, फिर इनका ख्याल रखा गया वहाँ पे। ही हैड टू अंडरगो 2 ऑपरेशन। इनके 2 ऑपरेशन हुए। हिज लेग वॉज एम्प्यूटेटेड। और उनकी टांग जो है वो काट दी गई थी फ्रॉम द नी, घुटने से नीचे। व्हेन ही वॉज बेटर ही कुड मूव अबाउट
ऑन क्रचेस, वो बैसाखी के सहारे फिर जब ठीक हुए तो चल सकते थे. ही रिटर्न टू इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड वापस चले गए. He then began to write poems and stories but had hard time trying to find a publisher. तो उन्होंने और कुछ नहीं कर सकते थे तो कहानियाँ और poems लिखनी शुरू कर दी. लेकिन बहुत मुश्किल था इनके लिए पब्लिशर को तलाश करना, कोई पब्लिशर को नहीं मिलता था जो इनकी चीज़ों को शाया करे. All these incidents and experiences are described in his autobiography. इनके तमाम एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इन्होंने अपनी किताब लिखी है, अपनी ज़िंदगी का अहवाल बयान करते हुए उसमें मौजूद हैं, विच इज़ वेल वर्थ रीडिंग, जिसको कि पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत कुछ सीखने को है. सवाने है उमरी. ठीक है जी. तो अब कुछ ऑथर के बारे में मज़ीद यहाँ इन्होंने दिया हुआ है. डब्ल्यू एच डेविस जो है 1871 में न्यूपोर्ट में साउथ वेल्स में पैदा हुए, फिर उन्होंने जल्दी ही स्कूल छोड़ दिया था, तो पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा नहीं थे. अपनी ज़िंदगी जो उन्होंने कुछ काम वाम सीख के गुजारा औकात करने की कोशिश की. उसके बाद जो है वो इधर से उधर वो जाया करते थे. ट्रैम्पिंग का मतलब होता है वो ट्रेन्स को या कुछ सारी गाड़ियों पे बगैर टिकट के सवार हो जाना, इधर से उधर मूव करना. तो इनकी जो ये जो चैप्टर लिया गया ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प, जो बड़ा माहिर था इस बात में कि ट्रेनों पे सफ़र करके इधर से उधर जाया करता था, उससे लिया गया. विच इज़ द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ ऑन द रोड, जो सड़क पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी उसके बारे में कहानी है. लेटर ऑन ही रोट 2 more books अबाउट हिज लाइफ. अपनी ज़िंदगी के बारे में 2 और किताबें लिखी और बहुत सारी पोइट्री भी लिखी, और ज़्यादातर इनकी पोइट्री नेचर के टॉपिक पे है. सवाल देखते हैं, ज़्यादातर आसान है. आप क्लास 7th में तो आपको मेरी असिस्टेंस वैसे भी नहीं चाहिए होगी. व्हाट टाइम ऑफ द ईयर वाज इट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस. अब बस मैं आपको ये समझाता हूँ इस दफ़ा कि जवाब जो है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट दिया करें, पूरा सवाल में से जवाब बनाया करें कि it was dash time of the year when the incident took place. How do we know? We know this because there was this and this. तो ice थी, cold थी, chilly weather था. तो what kind of train it was? Diesel, electric or steam? How do you know? तो वो मैंने कहा था कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए steamed in, उससे हम बता सकते हैं. We believe that this is a steam train because it had steamed in the station. What is the story? What in the story is described as being insignificant? What does this mean? वो क्या चीज़ है जो insignificant बताई जा रही है. यहाँ पे insignificant इन्होंने वो स्टेशंस को कहा है जो छोटे छोटे से थे. इसका मतलब है कि उसमें बहुत कम लोग चढ़ते थे. Very few people were ever getting on the train on these stations. That why all these cities or the towns that the train stopped were very lesser known. That is why they were insignificant. फिर हाउ डिड द ऑथर एंड हिज कंपेनियन नो दैट द ट्रेन वाज शॉर्टली गोइंग टू अराइव. ज़ाहिर है वो आप बता सकते हैं. द ऑथर एंड हिज कंपेनियन न्यू दैट द ट्रेन वाज गोइंग टू अराइव बिकॉज वो आवाज़ भी आ रही थी और लाइटें भी आ रही थी. वाई डिड डेविस अलाउ हिज कंपेनियन टू जंप. ये बात भी बहुत बेसिक सी है, उसका हाथ नहीं था. तो अगेन जवाब आप पूरा लिखेंगे. डेविस अलाउड हिज कंपेनियन, बताना नहीं चाहिए बाद में मुझे. अब तो आप माशाल्लाह इस क्लास में मुझे ये नहीं बताना चाहिए. व्हाट इज़ मेंट बाय अ ब्लाइंड बैगेज कार. ये पूरी तफसील बताई हुई है, मैंने भी आपको समझाई थी कि जिसमें खिड़कियाँ नहीं होती, जिसमें दरवाजे नहीं होते, ताकि कि उसमें सिर्फ सामान रखा जाए, कोई हाथ डाल के सामान निकाल ना सके. डज डेविस ब्लेम द मैन फॉर द एक्सीडेंट. हाउ डू वी नो. I believe that Davis does blame somewhat, because he had said that, although unintentionally, but he was thoughtlessly irresolute on the step. तो इसका मतलब वो खो गया था किसी चीज़ में. तो इसका मतलब ये है कि वो मूव प्रॉपरली नहीं कर रहा था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ. Why do you think the man jumped on the train before the author hesitated? How is his hesitation described by the author? What might have happened if the man had not hesitated? I don't know. The man would have jumped because he would have thought that this was a ghost on the train station. इसकी वजह से वो छलांग लगा के भागने की कोशिश की होगी उसने. और मे बी इफ़ ये
इस सवाल का मतलब ये हो सकता है, कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो आदमी अगर भागता नहीं और जल्दी आ जाता तो उसका पाँव बच जाता, बट आई डोंट थिंक दैट इट वुड हैव मेड एनी डिफरेंस बिकॉज हिज फुट हैड ऑलरेडी सेवर्ड। तो ये बात ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यूँ हमने लेसन एक्सप्लेन किया, होपफुली आपको समझ में भी आया होगा, आसान सा था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। तो आप इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए, हम नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।